बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 177 इकसात सुन चुके हैं और अब 178 किस्त मुलायजा फरमाएं। और अगर वो अपनी बेटी की खैरियत चाहता है तो तहजीब मालिक एक्स को मेरे हवाले कर दे, वरना उसकी बेटी की जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकती। लेकिन मैंने उसके लिए कोई पैगाम छोड़ने से गुरेज किया था। ओली बाबड़ के ख्याल में तो बम के धमाके में मर चुका था। वो मेरी तरफ से बेफिक्र था और मैं उसे कबल अज वक्त होशियार नहीं करना चाहता था। वापस होटल पहुंचा तो लकी कमरे में मौजूद नहीं थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब वो वापस नहीं आई तो मैं तशवीश का शिकार होकर उसे तलाश करने निकला। वो मुझे होटल के लाउंज में मिली, मगर वो तनहा नहीं थी। उसके साथ एक तवीलुल कामत सुर्ख और सफेद रंगत वाला शख्स भी था जो गालिबन अमेरिका का बाशिंदा था। दोनों बड़ी बेतकल्लफी से बातें कर रहे थे। लकी के साथ एक अजनबी को देखकर मैंने वापस पलट जाना चाहा, मगर लकी की नजर मुझ पर पड़ गई। उसने दूरी से हाथ उठाकर मुझे इशारा किया। अब मेरे पास कोई चारा नहीं रह गया था। मैं चारों नाचार उसकी तरफ बढ़ गया। ये मेरे शोहर हैं माइकल टोबू, और इनसे मिलो माइकल। ये मिस्टर एलिस ब्रॉडवे हैं। ये मुहिम जू हैं और बर्रे आदम अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों की सियाहत के लिए आए हैं। एलिस ब्रॉडवे ने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया। मुझे भी मजबूरन गर्मजोशी का मुजाहरा करना पड़ा। मुझे लकी पर सख्त गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे अजनबियों से बेतकल्लुफ होने के लिए मना किया था, लेकिन उसने मेरी हदायत की कोई परवाह नहीं की थी। मुझे खदशा महसूस होने लगा कि अपने साथ वो मुझे भी मुश्किल में फंसा देगी। आपकी बीवी बता रही थी कि आप लोग तफरीह करने आए हैं, एलिस ब्रॉडवे ने मुझसे कहा। शीगोराय का जंगल घूमने के लिए मैंने एक मुख्तसर सा प्रोग्राम बनाया है। यहाँ से 30 मील के फासले पर एक बस्ती में मेरा दोस्त राग जून रहता है। ये प्रोग्राम उसी के साथ बनाया गया है। क्यों ना आप लोग भी इस प्रोग्राम में शरीक हो जाएं। मैं इनकार करना चाहता था, मगर लकी कमबख्त मुझसे पहले ही बोल पड़ी। क्यों नहीं मिस्टर ब्रॉडवे, ये मौका तो हमें कुदरत ने फराहम किया है कि आप जैसे मुहिम जू से मुलाकात होगी। हम आपके साथ जरूर चलेंगे। शदीद गुस्से की वजह से मेरा खून खोल कर रह गया। लकी अगल से बिल्कुल ही कोरी होने का मुजाहरा कर रही थी। जरा सी देर की जान पहचान में किसी अजनबी के साथ जंगलों में जाने के लिए तैयार हो जाना बदतरीन हमाकत थी, मगर अब तो तीर कमान से निकल चुका था। मुझे दिल पर जबर करके इजहार रजामंदी के तौर पर मुस्कुराना पड़ा। आप मिस्टर रागजून के पास कब जाएंगे? लकी ने ब्रॉडवे से पूछा। बस तकरीबन आधे घंटे में रवाना हो जाऊंगा, ब्रॉडवे ने जवाब दिया। ठीक है, इतनी देर में हम भी तैयारी कर लेंगे, लकी ने उससे कहा। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोली, आओ डियर, हम लोग भी तैयारी कर लें। मैं उठकर लकी के साथ चल दिया और कमरे में पहुंचते ही उस पर बुरी तरह बरस पड़ा। समझ में नहीं आता कि तुम किस पाए की अहमक हो। आखिर इस तरह हामी भरने की क्या दुख थी? तो इसमें हरज ही क्या है? लकी ने हैरत से कहा। क्या तुम्हारे ख्याल में जंगल की सैर करना हमाकत है? वो हमारे लिए कतई अजनबी है। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। पता नहीं वो कौन है और जंगल में ले जाकर हमारे साथ क्या सलूक करे। तुम ख्वाह मुखा खदशात का शिकार हो रहे हो। लकी ने हंस कर कहा। अरे वो तो बहुत उम्दा आदमी है। मैं उसकी अकल पर मातम करके रह गया। इसके अलावा और मैं कर भी क्या सकता था। और हाँ, तुम्हारी मुलाजमत का मामला भी तो है, लकी ने दबतन चौंक कर पूछा। तुमने कंपनी वालों को अपनी आमद की इतला दे दी? अब ख्याल आया तुम्हें? मैंने झिंझला कर कहा। हालांकि ये बात तुम्हें सबसे पहले मालूम करना चाहिए थी। सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा था, लकी ने धीमी आवाज में कहा। मैं चंद लम्हे उसे घूरता रहा। फिर मैंने शाने झटक कर बड़ी सफाई से झूठ बोला। मुझे एक हफ्ते बाद से मुलाजमत पर जाना होगा। तब तो मिस्टर ब्रॉडवे के साथ चलने में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि उनका प्रोग्राम तो सिर्फ 2 दिन का है। मुख्तसर सा सामान लेकर हम एलिस ब्रॉडवे के साथ उसकी लैंड रोवर जीप में रवाना हो गए। 1 घंटे से भी कम वक्त में हम शीगोराय से 30 मील के फासले पर वाक़े अफ्रीकी बस्ती में पहुंच गए। ये वो मुकाम था जहाँ से जंगल का आगाज होता था। शहर से नजदीक होने की वजह से इस बस्ती के वैशी बाशिंदे बड़ी हद तक मुहद्दब हो गए थे, मगर उन्होंने अपना रवायती रहन सहन तर्क नहीं किया था। बस्ती के मकानात सरकंडों, बांसों और चटाइयों के इम्तजाज से बनाए गए थे। सियाफाम बच्चे नंग दड़ंग घूम रहे थे। औरतें और मर्द मुख्तसर से लिबास में थे और उन्होंने अपने चेहरों पर सफेद रंग से नक्शो निगार बना रखे थे। इस जंगली बस्ती में हमारी जीप पहुंची तो जीप के पीछे एक हुजूम गफीर लग गया। बात यह नहीं थी कि उन्होंने इससे कबल कोई जीप नहीं देखी थी, बल्कि उनकी दिलचस्पी का मरकज तो हम अजनबी लोग थे। लकी बड़ी दिलचस्पी और हैरत से उन लोगों को देख रही थी। फिल्मों में तो मैंने बार ऐसे मनाजर देखे हैं, लेकिन इन लोगों को अपनी आंखों से देखते हुए यूं महसूस हो रहा है जैसे मैं जमाने कबल तारीख की किसी बस्ती में पहुंच गई हूँ, लकी ने मशहूर होकर कहा। ये तो वैशी कबाइल के मुहद्दब तरीन लोग हैं मिसेस टूबू,
एलिस ब्रॉडवे बोला, वरना इनकी आदमखोरी की दास्तानें तो आपने कभी सुनी ही होंगी। मुझे बड़ा शौक है आदमखोरों को देखने का, लकी ने कहा। उन्हें देखकर जिंदा बच रहने वालों का तनासब बहुत कम है। मिसिस टोबू, ब्रॉडवे ने हल्का सा कहका लगाकर कहा। जीप एक ऐसी झोंपड़ी के सामने रुकी जो अपनी साख्त के एतबार से वहां मौजूद तमाम झोंपड़ियों से अलग थलग थी। इस झोंपड़ी के सामने पहले से एक लैंड रोवर मौजूद थी। ये रागजून की क़यामगाह है, एलिस ब्रॉडवे ने बताया। रागजून ने एलिस ब्रॉडवे का पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया। उसके बारे में मालूम हुआ कि वो वहाँ पर एक मुअज़्ज़ज़ शिकारी की हैसियत रखता है। वो मुझसे और लकी से भी बड़ी खंदा पेशानी से मिला। ब्रॉडवे ने उसे हमारे बारे में बताया कि हम सैरो सियाहत के शौकीन हैं। मैं आज ही शिकार के लिए रवाना होने वाला था। रागजून ने कहा, अच्छा वो आप लोग आ गए, अगर आप थोड़ी देर बाद आते तो शायद मैं आपको ना मिल पाता। लकी हावर्ड ने इस खबर पर बड़ी मुसरत का इजहार किया था। मुझे इन खराफात से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिलहाल तो मैं इसके लिए मजबूर था। अगर ओलिव हावर्ड शीख और राय में मौजूद होता तो मैं लकी को काबू में रखने की कोई ना कोई सूरत निकाल ही लेता, मगर जब ओलिव हावर्ड नजरों से उजल था तो मैंने भी सोचा कि वक्त गुजारी में हर्ज नहीं है। रागजून की झोंपड़ी में हमें ज्यादा देर नहीं रुकना पड़ा। उसके आदमी तैयारियां कर रहे थे। दूसरी लैंड रोवर पर भी जरूरी सामान रख दिया गया। उस जानिब जंगल बेहद घना है, रागजून बता रहा था। उस जानिब से चौके जीपों के जरिए जंगल के अंदर ज्यादा दूर नहीं जाया जा सकता, इसलिए हम जंगल का चक्कर काट कर चलेंगे। इस तरह हमें 50-60 मील का चक्कर तो पड़ जाएगा, मगर शिकार का लुत्फ भी आ जाएगा। दोपहर की तपती धूप में 2 जीपों और 8 अफराद पर मुश्तमिल इस छोटे से काफिले का सफर शुरू हुआ। जीपें कच्चे और नामवार रास्ते पर चल रही थी, जिसके एक जानिब घना जंगल था और दूसरी तरफ दूर तक बेतरतीब झाड़ियां फैली हुई थी। रास्ते नामवार होने के बायस सफर की रफ्तार बेहद सुस्त थी। मुसलसल लगने वाले झटकों ने लकी का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया था। वो एडवेंचर की शौकीन तो बहुत थी, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि एडवेंचर किन मुश्किलात का नाम है। सितम यह था कि वो किसी से फरियाद भी नहीं कर सकती थी, इसलिए कि वो खुद इस सफर पर मुसिर थी। शाम होते होते हम एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए जहां जंगल कदरे छिदरा हो गया था और अब जमीन की हुय्यत भी तब्दील होने लगी थी। जगह जगह पहाड़ी टीले बिखरे हुए थे। इस मकाम पर पहुंचकर मुझे हवा में कुछ ज्यादा ही नमी महसूस होने लगी, गोया यहाँ नजदीक ही या तो कोई आबशार था या कोई नदी वगैरह थी। मैंने रागजून से इस बारे में पूछा तो उसने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ ना तो कोई नदी है और ना ही कोई आबशार है, बल्कि सामने जो पहाड़ी दीवार नजर आ रही है उसके अकब में समंदर है। ओह, गोया हम किसी साहिली इलाके में हैं। मैंने उससे कहा, हाँ ये एक बहुत तवील साहिली इलाका है। अगर हम इसके साथ साथ दाईं सिम सफर करें तो तकरीबन 150 मील का फासला तय करके कैरोल नामी अफ्रीकी रियासत में पहुंच जाएंगे। उस रियासत की सरहदी पट्टी इस समंदर से आ मिलती है। यहाँ से कुछ फासले पर एक समुद्री खाड़ी है। अगर तुम पसंद करो तो हम उस खाड़ी के किनारे शब बसरी करें। मैंने जंगल के जिस हिस्से का जिक्र किया था वहां तक पहुंचने के लिए सुबह बहरहाल हमें उस खाड़ी के नजदीक से गुजरना पड़ेगा। लकी ने अपनी रवायती तेज रफ्तारी का मुजाहरा किया और मेरे कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ी, समंदर के किनारे शब बसरी में बड़ा मजा आएगा मिस्टर रागजून। रागजून के इशारे पर गाड़ियों का रुख खाड़ी की जानिब मोड़ दिया गया। हम खाड़ी के किनारे पहुंचे तो सूरज गुरूब हो रहा था। लकी सैरज़दा अंदाज में सूरज के नारंगी रंग के गोले के समंदर के नीलगों पानी में गुरूब होते देख रही थी। कितना हुसीन मंजर है, उसने मेरी जानिब मुड़कर कहा। हाँ मगर तुमसे ज्यादा नहीं, मैंने बरजस्ता कहा। मेरा मूड खराब ना करो, तुम एक चरब जबान और बेअमल आदमी हो। रागजून ने हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर अपने लोगों में राइफलें तकसीम कर दी। एक राइफल मेरे हिस्से में भी आई थी। जंगल अगरचे वहां से कुछ फासले पर था, ताहम ये इम्कान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि कोई जंगली दरिंदा भटक कर इस तरफ आ निकले। सूरज गुरूब हो चुका था और उन लोगों ने अलाव रोशन कर दिए थे। रात के खाने के लिए खुश गोश्त भूनने की तैयारियां हो रही थी। खाना तैयार होने के बाद जब हम खाना खाने बैठे तो सूरज गुरूब हुए बहुत देर हो चुकी थी और मशरिकी उफक से चांद सर उभार रहा था। पूरा चांद था जिसके बुलंद होते ही तहद्दे निगाह नरम ठंडी रोशनी फैल गई। कितना दिलकश मंजर है, कैसी पुरअसरार रात है। खाने के बाद लकी ने मुझसे कहा, आओ कुछ दूर टहल कर आते हैं। कमबख्त ने उन सब के सामने ये बात कही थी, मैं इनकार भी ना कर सका। ज्यादा दूर ना जाना। रागजून ने मुझे उठते हुए देखकर तंबीह की और राइफल को खुद से जुदा न करना। मैं राइफल हाथ में लेकर लकी के साथ चल पड़ा। काफी दूर एक ऊंचे टीले के अकब में पहुंचकर उसने कहा, आओ यहाँ बैठेंगे। नहीं, अब वापस चलो, हमें उन लोगों से दूर नहीं रहना चाहिए।
अगर तुम मेरा साथ दो तो इस बर्रे आदम अफ्रीका की इस दिलकश चांदनी रात को मैं उम्र भर के लिए यादगार बना दूं। उसने एक पत्थर पर बैठते हुए कहा। मेरे बदतरीन दुश्मन ओली बावड़ की बेटी मुझसे क्या फरमाइश कर रही थी। उसे क्या मालूम था कि ये जिंदगी तो किसी और के नाम है। अगर ना होती तब भी मैं आलूदगी गवारा ना करता। मुझे बड़ी शिद्दत से तहजीब मालिक एक्स याद आई। अगर इस वक्त वो मेरे साथ होती तो वाकई ये सुहानी चांदनी रात मेरी जिंदगी में अमर हो जाती। मगर ये किस्मत के खेल थे और किस्मत से भला कौन लड़ सकता है। क्या सोच रहे हो? लकी हावर्ड मखमूर आवाज में बोली। यहाँ मेरे पास आकर बैठो। अभी मैंने उसे कोई जवाब भी नहीं दिया था कि एक फायर की आवाज ने फिजा पर मुसल्लत सन्नाटे का सीना छिलनी कर दिया। लकी बुरी तरह उछल पड़ी थी और मैंने राइफल संभाल ली थी। मैं ये अंदाजा नहीं कर पा रहा था कि आवाज किस सिम से आई है। बेदर पे गोलियां चलने लगी। मैं बड़ी फुर्ती से टीले की तरफ लपका और किसी तेज रफ्तार सांप की तरह उस पर चढ़ता चला गया। बुलंदी पर पहुंचकर मैंने देखा कि फायरिंग का मरकज लैंड रोवर है। फायरिंग चूंकि दो तरफा हो रही थी, लिहाजा मैं सूरत को समझने से बिल्कुल कासिर था। अचानक मेरी निगाह खाड़ी की सीम टूट गई। खाड़ी में एक सफेद रंग का स्टीमर मौजूद था जिस पर से गोलियां बरसाई जा रही थी। यकीनन एलिस ब्रॉडवे और रॉक जून उनसे मुकाबले पर आमादा हो गए थे। ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि स्टीमर किसका है और उस पर मौजूद लोग क्यों हमलावर हुए। ये कौन लोग हैं? मैंने लकी हावर्ड की लड़ती आवाज सुनी। वो भी टीले पर चढ़ आई थी। मालूम नहीं, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। स्टीमर से बराबर गोलियां बरसाई जा रही थी। फिर मैंने खाड़ी में एक और स्टीमर को मुतहर्रिक देखा। दूसरा स्टीमर काफी फासले पर था और वो भी किनारे की तरफ आ रहा था, लेकिन उसका रुख दूसरी तरफ था। वो स्टीमर खाड़ी के दूसरे किनारे पर रुका। वो किनारा लैंड रोवर की जानिब से चलाई जाने वाली गोलियों के रेंज से बाहर था, लेकिन जिस जगह हम थे वहां से ये किनारा निस्बतन करीब था। मेरी तमाम तर तवज्जो अब इस दूसरे स्टीमर पर मरकूज थी। मैंने इस स्टीमर से चंद सायों को उतरकर टीलों में गायब होते देखा। इस बात का इम्कान था कि वो पहले स्टीमर वालों ही के साथी हों और अकब से हमलावर होने की कोशिश करें। मैं दूरी मुसीबत में फंस गया था। अगर दौड़कर लैंड ओवर तक पहुंचने की कोशिश करता तो गोलियों की जद में आने का खतरा था, और अगर अपनी जगह मौजूद रहता तो अगब से आने वालों की जद में आने का खतरा था। ये अंदाजा करना मुश्किल नहीं था कि स्टीमर वालों से ज्यादा देर मुकाबला जारी नहीं रखा जा सकेगा। उनकी अफरादी कुव्वत भी बहुत ज्यादा थी और उनके पास असले की कमी भी नहीं थी। मुसलसल बरसाई जाने वाली गोलियां इस बात का वादे सबूत थी। दफातन मैंने जीपों को स्टार्ट होकर रवाना होते देखा और मेरे हुसान खता हो गए। ब्रॉडवे और रॉक जून अपने साथियों समेत जंगल की सिमत फरार हो रहे थे। मैं दहल कर रह गया। अगर वो लोग फरार होने में कामयाब हो जाते तो खुदा जाने मेरा क्या हशर होता। एक जानिब खूनख्वार दरिंदों से भरा हुआ जंगल था और दूसरी तरफ नामालूम हमलावर थे। मेरे लिए कोई राय फरार नहीं रह गई थी, लेकिन वो लोग फरार होने में नाकाम रहे। जीपें बहुत तेज रफ्तारी से जंगल की सिमत दौड़ रही थी। स्टीमर से मुसलसल गोलियां बरसाई जा रही थी। दफातन एक गोली ने अगली लैंड रोवर का अगला टायर ब्रस्ट कर दिया। तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई जीप बेकाबू होकर उल्ट गई। अकब से आने वाली लैंड रोवर उल्टी हुई जीप से टकराई और एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ लोगों ने जीपों से निकलकर भागने की कोशिश की, मगर वो गोलियों की जद में आ गए। पहला स्टीमर अब किनारे से आ लगा था और फिर उस पर से कुछ लोग कूदकर जीपों की तरफ भागने लगे। मुझे तवक्को नहीं थी कि मेरे साथियों में से एक भी जिंदा बचा होगा। दफातन लकी हावर्ड की चीख उभरी और वो मुझसे लिपट गई। जीपों का अंजाम देखने के दौरान मैं अकब की तरफ से बेखबर हो गया था। मैंने चौंक कर देखा। बुरे लिबास में मलबूस कुछ अफराद टीले से महज चंद गज के फासले पर मौजूद थे। उन्होंने हमें अपनी बंदूकों की जद में ले रखा था। राइफल फेंक कर अपने हाथ बुलंद कर लो, उनमें से एक ने खूनख्वार लहजे में कहा। मेरे पास हुक्म की तामील के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने राइफल फेंक कर हाथ बुलंद कर दिए। मैंने लकी को भी हाथ बुलंद करने की हदायत की थी और उसके बाद उन लोगों की अगली हदायत पर हम दोनों टीले से नीचे उतर आए। हमारे नीचे उतरते ही उनमें से दो अफराद हमारे नजदीक आए और उन्होंने बड़ी बेरहमी से हमारे हाथ पुश्त पर कसकर बांध दिए। करीब आने पर मैंने देखा कि उन लोगों का ताल्लुक सफेद बम नस्ल से ही था। हाथ बांधने के बाद उनमें से एक तवीलुल कामिश शख्स ने गर्राई हुई आवाज में मुझसे सवाल किया, लैंड रोवर पर सवार लोगों के अलावा तुम्हारे और कितने साथी इन टीलों के हकम में मौजूद हैं? उसकी आवाज से मुझे पता चला कि मुझे राइफल फेंकने का हुक्म भी इसी शख्स ने दिया था और कोई भी नहीं है। मैंने बर्राई हुई आवाज में उससे कहा। मियाँ बीवी चांदनी रात से लुत्फानंदोज होने इस तरफ निकल आए थे, वरना बाकी लोग वहीं लैंड रोवर के करीब मौजूद थे। चलो आगे बढ़ो, उसने मुझे धक्का देकर कहा। मैं और लकी उसकी हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ते रहे।
रुख उसी स्टीमर की तरफ था जिससे वो लोग उतरे थे। मैं ब्रैडवे और राग जून के अंजाम से बेखबर था। उन लोगों से भी कोई सवाल करना मुनासिब नहीं था। चुनाचे हम खामोशी से चलते रहे। पीच दर पीच टीलों के दरमियान काफी फासला तय करके हम स्टीमर के नजदीक पहुंच गए। लकी बहुत बुझी हुई दिखाई दे रही थी, उसकी चांदनी रात जो खाक में मिल गई थी। स्टीमर मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़ा और जदीद तरीन साख्त का था। उसके ऊपरी हिस्से में एंटी एयरक्राफ्ट गन्ने और अगले और पिछले हिस्सों पर मशीन गन्ने फिट थी। अगर दूसरा स्टीमर भी ऐसा ही था तो ब्रैडवे और उसके साथी खुशकिस्मत थे कि उन पर मशीन गनों से फायरिंग नहीं की गई थी, वरना वो जीपों ही में भुन कर रह जाते। स्टीमर तक पहुंचने के लिए हमें पानी में उतारा गया, लेकिन वहाँ कमर से ज्यादा पानी नहीं था। स्टीमर पर कुछ लोग हमारे मुंतजिर थे। जैसे ही हम करीब पहुंचे, उन्होंने हमारी बगलों में हाथ डालकर हमें ऊपर खींचा और बेदर्दी से स्टीमर में धकेल दिया। लकी हावर्ड मेरे ऊपर आ गिरी थी, इसलिए उसे ज्यादा चोटें नहीं आई। उसके मुंह से चीख बरामद हुई थी। उसके बाद एक एक करके उनके तमाम साथी स्टीमर पर आ गए और फिर दराज कामत शख्स के इशारे पर हमें स्टीमर के एक दूसरे गोशे में मुंतकिल कर दिया गया। दराज कामत शख्स ने खुद हमारी तलाशी ली और जो कुछ भी बरामद हुआ अपने कब्जे में कर लिया और फिर हमें रस्सियों के एक ढेर के करीब बिठा दिया। 2 स्टेन गन बरदार अफराद हमारे दाएं बाएं आ खड़े हुए थे और दराज कामत शख्स किसी और तरफ चला गया था। कोई 15 मिनट बाद स्टीमर स्टार्ट होकर चल पड़ा। स्टीमर खाड़ी के हिस्से की तरफ बढ़ रहा था। कुछ देर बाद स्टीमर खुले समंदर में पहुंच गया। खुले समंदर में पहुंचने के बाद स्टीमर की सिमत तब्दील की गई और सफर जारी रहा। फिर स्टीमर एक बहरी जहाज के नीचे रुका। जहाज पर गहरे स्याह रंग का पेंट किया गया था। अगर रात चांदनी ना होती और जहाज की रोशनियां बुझी हुई होती तो इस बहरी जहाज को इसके रंग की वजह से करीब से देखना भी मुमकिन ना होता। जहाज पर से एक लिफ्ट नुमा चीज नीचे आई। मुझे और लकी को सबसे पहले उस लिफ्ट में बार किया और लिफ्ट ने हमें लेकर ऊपर पहुंचा दिया। अर्शे पर चंद अफराद ने हमें लिफ्ट से उतारा और लिफ्ट दोबारा नीचे चली गई। अर्शे पर मौजूद अफराद के लिबास भी गहरे भूरे रंग के थे और उन्होंने पिंडलियों तक लंबे जूते पहन रखे थे। हमें स्टेन गनों की जद पर लेकर अर्शे पर एक जानिब बिठा दिया गया था। लिफ्ट के जरिए अर्शे पर लोगों की आमद जारी थी। काफी देर बाद एलिस ब्रॉडवे, राग जून और उसके दूसरे साथी भी अर्शे पर आते नजर आए। बकिया अफराद का कोई पता नहीं था। मैंने धड़कते दिल से सोचा कि यकीनन बकिया लोग काम आ गए होंगे। इन लोगों का जिंदा बच जाना भी हैरान कुन था। एलिस ब्रॉडवे और राग जून ने मुझे और लकी हावर्ड को देखकर आंखें बंद कर ली। उनके चेहरों पर मुर्दनी छाई हुई थी। राग जून को उठाकर खड़ा किया गया तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसका एक घुटना गोली लगने से टूट गया था। उसने कराते हुए उन लोगों को अपने जख्म के बारे में बताया तो उनमें से एक ने रुमाल राग जून के घुटने पर कस दिया और फिर दूसरे शख्स से बोला, इसे उठाकर कैबिन तक पहुंचाओ और इन सब को भी कैबिनों में पहुंचा दो। 2 अफराद ने राग जून को उठा लिया और हमें भी चलने का इशारा किया। हमें जहाज की निचली मंजिल पर लाया गया जहां हम सबको एक बड़े से कैबिन में धकेल दिया गया। राग जून के हल्क से तवील चीख निकली। हम सब के हाथ बंधे हुए थे, लिहाजा हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। राग जून ने खुद ही अपने आप को संभाला और करवट बदलकर इस तरह लेट गया कि उसकी लकमी टांग ऊपर रहे। एलिस ब्रॉडवे बहुत अफसुर्दा नजर आ रहा था। मैंने उससे उसके साथियों के बारे में पूछा तो उसने गमगीन लहजे में बताया कि वो सब मारे गए। मैं खामोश हो गया। उनके बारे में ये अंदाजा तो मैं पहले ही लगा चुका था कि वो सब मारे जा चुके होंगे। कुछ देर के बाद कैबिन का दरवाजा खुला और चंद अफराद दराज कामत के हमरा कैबिन में दाखिल हुए। वो राग जून को एक स्ट्रेचर पर डालकर ले गए। राग जून को आधे घंटे बाद वापस लाया गया। उसके घुटने की ड्रेसिंग कर दी गई थी। शायद उसे सुन करने वाला कोई इंजेक्शन भी लगा दिया गया था क्योंकि अब उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार बिल्कुल भी नहीं थे। मैं इस इंसानियत के लिए उसका शुक्रगुजार हूँ, राग जून ने कहा। गोली ने घुटने की हड्डी तोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि सुबह प्लास्टर कर दिया जाएगा। इस वक्त डॉक्टर मौजूद नहीं, लेकिन ये कमबख्त हैं कौन और इन्होंने हमारे साथ ये वहशियाना सलूक क्यों किया है? ब्रॉडवे ने राग जून से सवाल किया। मैं खुद भी हैरान हूँ। मैं काफी अरसे से यहाँ रह रहा हूँ। मुझे आसपास के इलाकों की खबरें भी मिलती हैं, लेकिन ये खबर कभी नहीं मिली कि इस समंदर में कोई जंगी जहाज भी मौजूद है। एलिस ब्रॉडवे और राग जून की गुफ्तगू से ये अंदाजा करना मुश्किल नहीं था कि जो कुछ हुआ वो उनके लिए भी इतना ही गैर मुतवक्को था जितना गैर मुतवक्को मेरे लिए था।
रात यूं ही सोते जागते गुजर गई। सुबह के वक्त चंद नए अफराद हमारे कैबिन में दाखिल हुए। उनमें एक कवीउल जुस्सा शख्स भी था जिसके चेहरे से सख्ती झलक रही थी। उसने अपने साथियों को हुक्म दिया कि हम सबको दीवार के सहारे बिठा दिया जाए। चुनाचे में जानवरों की तरह घसीट कर दीवार के सहारे बिठा दिया गया। कवीउल जुस्सा शख्स ने आगे बढ़कर बारी बारी हम सब के चेहरे बगौर देखना शुरू किए। उसकी आंखों में भूखी बिल्लियों जैसी चमक थी। सब लोगों के चेहरे बगौर देखने के बाद उसने एलिस ब्रॉडवे से कहा, अपने बारे में तफसील बताओ। मेरा नाम एलिस ब्रॉडवे है। मैं इस इलाके में अपने दोस्त राक जून और उसके साथियों के हमरा शिकार खेलने आया था। एलिस ब्रॉडवे अपने बारे में तफसील बता रहा था। फिर उसने कहा, आप मेरे बयान की तस्दीक मेरे कागजात से कर सकते हैं। और तुम? वो राक जून की तरफ मुतवज्जह हुआ। मैं तवील अरसे से इसी इलाके में मुकीम हूँ। मेरा नाम राक जून है। मेरे पास मुकामी हुकूमत का इजाजतनामा मौजूद है। जंगली दरिंदों का शिकार मेरा शौक है। मुकामी बस्तियों के लोग कभी किसी दरिंदे के शिकार होते हैं तो मुझी से मदद लेते हैं। यही मेरा मशगला है। उसके बाद मेरा नंबर आया। मैं ना तो शिकारी हूँ और ना ही मुझे जंगलों से बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। मैंने उनसे कहा, मैं तो अपनी बीवी के साथ शीख उड़ाए आया था और तफरीहन इन लोगों में शामिल हो गया था। बारी बारी सबसे सवाल किए गए। लकी ने वही जवाब दोहराया जो मैंने उन लोगों को दिया था। लेकिन तुम लोगों ने हम पर गोलियां चलाई थी और हम पर मुकाबले पर आमादा हो गए थे। कवीउल जुस्सा शख्स ने कहा, वो तो एक इज़्तिरारी फेल था। हमें क्या मालूम था कि हम पर कौन हमलावर हो गया है। राक जून ने जवाब दिया, ये ममनुआ इलाका है। हुकूमत कैरोल की तरफ से अहकामात जारी किए गए हैं कि कोई इस तरफ न आए। हम इस इलाके के मुहाफिज हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम गैर मुतल्लिका लोगों को इस इलाके से दूर रखें। हमने फायरिंग करके तुम्हें होशियार किया था मगर तुम मुकाबले पर उतर आए, जिसकी वजह से हमें तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तुम लोगों को जो नुकसान पहुंचे हैं वो तुम्हारी अपनी हमाकत की वजह से पहुंचे हैं और उनके जिम्मेदार सिर्फ तुम खुद हो। अगर हमें इल्म होता कि आप लोगों का ताल्लुक हुकूमत से है तो हम हरगिज़ मुकाबला करने की जिसारत ना करते। जो कुछ हुआ ला इल्मी की वजह से हुआ, ठीक है, लेकिन तुम्हारे कुछ साथी हलाक हो गए हैं। हम किसी सूरत में भी उनकी हलाकत की जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे। इसके अलावा तुम्हारी गाड़ियां भी तबाह हो गई हैं, लिहाजा तुम वापस तो नहीं जा सकते, इसलिए फिलहाल तुम्हें यहीं रुकना होगा। चीफ आएगा, वही तुम्हारे बारे में कोई फैसला करेगा। मैं तुम लोगों की बंदिशें खुलवा रहा हूँ, लेकिन याद रखो कि अगर तुम में से किसी ने भी कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो कैबिन के बाहर मुसल्लह मुहाफिज मौजूद हैं और तुम्हारी लाशें समंदर की मछलियों के लिए उम्दा ग़िज़ा साबित होगी। उसके बाद हम सब के हाथ खोल दिए गए और वो सब बाहर चले गए। एलिस ब्रॉडवे और राक जून खामोशी से दरवाजे को घूर रहे थे। तुमने इन लोगों के बारे में कोई अंदाजा लगाया? लकी हावर्ड ने मेरे कान में सरगोशी की। फिलहाल तो कुछ कहना मुश्किल है, मैंने उससे कहा। मालूम नहीं कब तक इन लोगों की कैद में रहना पड़ेगा, लकी बोली। लेकिन इनका रवैया बुरा नहीं है। जाहिर है इनका मुकाबला किया गया था, इसलिए इनका तैश में आना फितरी बात थी। मगर वो दोनों गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। क्या ये लोग हमें किसी मुनासिब जगह तक पहुंचाने का बंदोबस्त करेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने झिंझला कर कहा। मेरी झिंझलाहट फितरी थी। मैं खुद उन लोगों के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था, लेकिन मेरी छठी इस बता रही थी कि इस मामले में ओलिव हावर्ड जरूर मुलव्वस है। हालांकि दुनिया में एक ओलिव हावर्ड मुजरिमाना कार्रवाइयों से मसरूफ नहीं था, लेकिन न जाने क्यों मेरी छठी इस बार बार मुझे एहसास दिला रही थी कि इस मामले में ओलिव हावर्ड का हाथ जरूर है। दोपहर के वक्त हमें खाना खिलाया गया और उसके बाद वो लोग एक बार फिर कैबिन में वार्द हो गए। तुम्हारी टांग का क्या हाल है? कवीउल जुस्सा शख्स ने राक जून से पूछा। तुम खुद से चल सकते हो या तुम्हारे लिए स्ट्रेचर मंगवाया जाए? नहीं, राक जून ने जवाबन कहा, मैं सहारा लेकर चल सकता हूँ। तो फिर चलो, चीफ आ गया है और वही तुम लोगों के बारे में फैसला करेगा। हम सब खड़े हो गए। राक जून को सहारा देकर चलाया जा रहा था। चंद स्टीन गन बरदार अफराद हमारे हकम में चल रहे थे। लकी हावर्ड मेरे साथ चल रही थी और हस्बे आदत है मेरे कान खा रही थी। पता नहीं अब क्या होगा, खुदा जाने इन लोगों का चीफ किस किस्म का आदमी है। मुझे डर लग रहा है डियर डेनिस। मैंने उसे खामोश रहने को कहा। हमें ऊपर अर्श पर ले जाया जा रहा था। राक जून ने अपने साथियों की सारे तकरीबन खुद को ऊपर ले जाने में कामयाब हो गया। उसके हल्क से मुसलसल कराएं निकल रही थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए तो उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। अर्श पर एक जगह कई मुसल्लह अफराद मौजूद थे, जिनके दरमियान एक शख्स खड़ा था। उस शख्स के हकम में एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद था जो इससे कबल वहां नहीं था। यकीनन उनका चीफ इस हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पहुंचा होगा। नीचे कैबिन में बहरहाल हेलीकॉप्टर की आवाज नहीं सुनाई दी थी। मैं उस शख्स को घूरता हुआ आगे बढ़ रहा था। फासला कुछ कम हुआ तो अचानक ही मेरे जिस्म में कपकपी सी दौड़ गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मुझे बर्फ के ठंडे पानी में गोता दे दिया गया हो।
मैंने उस शख्स को पहचानने में कोई गलती नहीं की थी जो मुसल्लह अफराद के दरमियान खड़ा हमारी जानिब निकला था। उसे पहचान कर मैं एक लम्हे को ठिठका, मगर फौरन ही संभल कर दोबारा आगे बढ़ने लगा। वो मेरा सबसे बड़ा हुरीफ ओलिव हावर्ड था, जिसकी तलाश में मैं तल अबीब तक आया हुआ था और अब यहाँ अफ्रीका में भटक रहा था। सिचुएशन बड़ी होलनाक थी। मैं जो ओलिव हावर्ड पर जाल फेंकने के चक्कर में था और बदकिस्मती से खुद ही उसके चुंगल में आ फंस गया था। ओलिव हावर्ड इस बात से बेखबर था कि उसके लोगों ने अनजाने में कितना बड़ा कारनामा सरंजाम दे दिया है। मैं बहुत बेतुका फंस गया था। मुझे मालूम था कि अभी लकी हावर्ड अपने बाप को पहचान लेगी और बेकाबू हो जाएगी। दूसरी तरफ ओलिव हावर्ड की बारीक बीन निगाहें मुझे भी शनाख्त कर सकती थी। मैं उसके शैतानी ज़हन से बखूबी वाकिफ था। वो बदन की जुम्बिशों से आदमी को शनाख्त कर सकता था। मुझे खुद उसकी निगाहों से पोशीदा रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम मालूम हो रहा था, लेकिन मुझे अपनी सी कोशिश तो करना ही था। सबसे ज्यादा तशवीश मुझे लकी हावर्ड की तरफ से थी। उसने शायद अभी तक अपने बाप को नहीं पहचाना था, लेकिन ये बात यकीनी थी कि करीब से वो अपने बाप को जरूर पहचान लेगी और उसके बाद जो कुछ भी होता वो मेरी अब तक की मेहनत पर पानी फेर देता। तहजीब मालिक एक्स को ओलिव हावर्ड के चुंगल से निकालने के लिए लकी हावर्ड मेरे लिए एक बेहतरीन कार्ड की हैसियत रखती थी और मैं ये कार्ड अपने हाथ से किसी भी कीमत पर निकलते नहीं देख सकता था। मेरा ज़हन बड़ी बरक रफ्तारी से इस सूरत हाल से निमटने की तदबीरें सोच रहा था। मुझे तेजी से किसी फैसले पर पहुंचना था और फिर इससे भी ज्यादा तेजी से उस फैसले पर अमल पैरा होना था। वक्त बिल्कुल भी नहीं था और सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि मैं हाथ पैर हिलाने का मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता था। अरशे पर स्टैंड कर बरदार अफराद की इतनी बड़ी तादाद मौजूद थी कि अगर मैं उनकी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी उठाने की कोशिश करता तो वो मुझे भून कर रख देते। इस नाजुक मौके पर मेरे पास वह सूरत ये रह गई थी कि मैं किसी तरह लकी हावर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करूं। वो मेरे शाना बिशाना चल रही थी। मैंने सरगोशी में उसे मुखातिब किया, लकी इधर देखो मेरी तरफ। लेकिन लकी की निगाहें तो ओलिव हावर्ड पर मरकूज थी। मैं उस शख्स को पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। लकी की आवाज अगरचे धीमी थी मगर उसमें ये जानी तासर था। वो डैडी से मुशाबा है। मैं कह रहा हूँ मेरी तरफ देखो, मैंने सख्त लहजे में कहा। लकी ने एक झटके से चेहरा घुमाकर मेरी तरफ देखा और बोली, वो शायद डैडी ही हैं, और अगर वो वाकई डैडी हैं तो हम इस कैद से निजात पा जाएंगे। बेवकूफी की बातें मत करो लकी, अगर वो तुम्हारे डैडी हैं तो खुद को उनसे छुपाने की कोशिश करो। ये ना भूलो कि तुम मेकअप में हो। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा, बोलते हुए अंदाज में बोली, तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। इस बात का इम्कान है कि अगर उन्होंने तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। क्या तुम मेरी जुदाई को गुवारा कर लोगी? नहीं डेनिस, तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, लकी ने कहा। मगर मैं उनसे कैसे बचूं? मुमकिन है वो मुझे पहचान ले। तुम उनकी तरफ देखो ही मत, सिर्फ मुझे देखो और मुझसे ही बातें करती रहो, मगर वो भी नीची आवाज में, और अगर मुमकिन हो तो ज्यादा से ज्यादा खामोश रहने की कोशिश करो। लकी खामोश होगी क्योंकि हम लोग ओलिव हावर्ड के नजदीक पहुंच चुके थे। तमाम लोग रुक गए थे। ओलिव हावर्ड दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा था। उसकी नजरें यके बाद दिगरे हम सब के चेहरों पर से फिसल रही थी। हम सब का जायजा लेने के बाद उसने एलिस ब्रॉडवे से सवाल किया। एलिस ब्रॉडवे सबसे आगे होने की वजह से ओलिव हावर्ड के सबसे ज्यादा नजदीक था। मेरी तवक्को के बरक्स ओलिव हावर्ड का लहजा बहुत नरम था। मैं बड़ी तवज्जो से एलिस ब्रॉडवे का जवाब सुन रहा था। एलिस ब्रॉडवे ने हम सब के बारे में तफसील से बताकर कहा, अगर हम आपके किसी काम में हारज हुए हैं तो ऐसा सिर्फ लाइलमी में हुआ है। हमें इस बार माफ कर दिया जाए तो आइंदा हम इधर का रुख नहीं करेंगे। हमें भी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, ओलिव हावर्ड ने संजीदगी से कहा, लेकिन कानून कानून है। ये ममनुआ इलाका है। और अभी वो इतना ही कह पाया था कि एक शख्स दौड़ता हुआ ओलिव हावर्ड की तरफ आया। ओलिव हावर्ड चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। वो शख्स ओलिव हावर्ड से करीब होकर उससे आहिस्ता आवाज में कुछ कहने लगा। उसकी बात सुनकर ओलिव हावर्ड में असबात में सारी ला दिया और फिर एक और शख्स को अपने नजदीक बुलाकर जल्दी जल्दी उससे कुछ कहा और पलटकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गया। जो शख्स दौड़ता हुआ आया था वो हेलीकॉप्टर का पायलट था। वो दोनों हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। हेलीकॉप्टर की मशीन स्टार्ट हुई और फिर चंद ही लम्हों बाद हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होकर एक जानिब परवाज कर गया। मैंने सुकून की एक तवील सांस ली। ओलिव हावर्ड के चले जाने के बायस मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे मेरे सर से कोई भारी बोझ हट गया हो। मैं अकेला होता तो मुझे इसकी कोई खास परवाह न होती, मगर मैं लकी हावर्ड की तरफ से मुतफिक्र था। वो किसी वक्त भी पहचानी जा सकती थी। हम सब की नजरें हेलीकॉप्टर पर जमी हुई थी, जो तेजी से दूर होता हुआ एक नुक्ते की मानिंद नजर आने लगे था, और फिर वो नुक्ता भी नजरों से ओझल हो गया। सूरज मगरब की जानिब झुकने लगा। दूर दूर तक समंदर का नीला पानी
फैला हुआ था। साफ शफाफ बादलों से बेनियाज नीलगो आसमान पर समंदरी परिंदों का एक गोल आवाजें निकालता हुआ अर्शिया के ऊपर से गुजर गया। वो शख्स जिससे होली बाबर ने जाते जाते कुछ कहा था आगे आया और बोला, चीफ को अचानक एक जरूरी काम से जाना पड़ गया है। उनकी वापसी चंद घंटे में भी हो सकती है और उसमें चंद दिन भी लग सकते हैं। चूंकि चीफ को कोई फैसला करने का मौका नहीं मिल सका, लिहाजा आप लोगों को जहाज पर ही रहना होगा। हमें नाकर्दा गुनाह की सजा मिल रही है, एलिस झिंझिला कर बोला। हमें इस बात का एहसास है, लेकिन फिल वक्त हम मजबूर हैं। उस शख्स ने कांधे उचकाए। जब ये बात तय हो गई है कि हम बेकसूर हैं, तो फिर हमारे बारे में फैसला क्यों नहीं हो रहा? मसला ये है कि हम जिस मिशन में मसरूफ हैं वो खुफिया नोयत का है। हम नहीं चाहते कि गैर मुतलका लोग यहाँ हमारी मौजूदगी से भी वाकिफ हों, इसलिए ये पूरा इलाका ममनुआ करार दिया गया था। अब अगर तुम लोगों को रिहा कर दिया जाए तो अंदेशा है कि हमारी यहाँ मौजूदगी राज नहीं रह सकेगी। इम्कान यही है कि मौजूदा मिशन की तकमील तक तुम लोगों को हमारे साथ ही रहना होगा। ताहम हतमी फैसला तो चीफ ही करेगा। उसने तुम्हारी रिहाई का हुक्म दे दिया तो हम बाइज्जत तौर पर तुम्हें वापस भिजवा देंगे। मगर ये तो हमारे साथ सख्त ज्यादती है, रागजून ने कराते हुए कहा। घुटने की टूटी हुई हड्डी पर जोर पड़ने के बायस उसे दोबारा तकलीफ है। हमें इस ज्यादती का एहसास है और इसका अजाला करने के लिए हम महज इतना ही कर सकते हैं कि तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें मुहिम पहुंचाएं। हमारी अब तक की यही कोशिश रही है कि तुम लोगों को कोई तकलीफ न होने पाए। तुम्हारे बारे में कोई फैसला होने तक हम तुम्हारी आसाइश का हर मुमकिन ख्याल रखेंगे। उसके बाद मजीद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं थी। हमें खाली कैबिन फराम कर दिए गए। मेरे और लकी के हिस्से में भी एक कैबिन आया था। कैबिन में पहुंचते ही लकी ने मुझसे कहा, अगर मैं डैडी को अपनी शिनाख्त करा देती तो यकीन करो इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती। ये बताने की जरूरत क्या है, मुझे वैसे ही इसका यकीन है। तुम अजीब आदमी हो। उस वक्त मुझे रोक दिया और अब कह रहे हो तुम्हें यकीन है कि हालात बड़े मुख्तलिफ होते। मैंने उस वक्त भी तुमसे यही कहा था कि तुम्हारे डैडी तुम्हें पहचान लेते तो तुम्हें भी हेलीकॉप्टर में अपने साथ ले जाते।